रात एक पहर ढल चुकी थी। लंदन की फजा में मौजूद कोहरे ने सड़कों पर फैलती तेज रोशनियों को जैसे चाट लिया था। मर्सिडीज की तेज हेडलाइट्स में भी चंद गज के बाद कहीं कहीं मंजर गायब हो जाते थे और आंखों के आगे कोहर का चाल तन जाता। बाहर सर्दी से माहौल मुंजमद हो रहा था, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल बड़ा गर्म और आरामदेह था। वडेरा सोलंकी बैक वक्त गाड़ी के हीटरों और ललिता के कुर्ब की गर्मी से पिघल रहा था। अगर उसे एक रात के लिए ही इस औरत का कुर्ब नसीब हो जाता तो वो उसके इवज अपनी जान से गुजरने पर भी तैयार था। ललिता को भी यही गारंटी दरकार थी। उसने तब से अब तक एक ही कारनामा अंजाम दिया था कि सोलंकी की आतिशी हवस को मुसलसल भड़काती रहे। यही उसका काम था और यही उसका मिशन। वो रॉ और भारत माता के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए हर लम्हा तैयार रहती। उसकी इस कमिटमेंट के सामने बड़े बड़े एजेंट दम बखुद रह जाते। जिस काम के लिए वो महीनों मेहनत करते वो ललिता एक रात या चंद दिनों में मुकम्मल कर देती। बेशतर शिकार तो उसने सिर्फ अपने नाजो अदा के बल पर ही किए थे। बहुत कम उसके आगे की नौबत आई थी, लेकिन वडेरा सोलंकी की खुसूसी अहलियत के पेश नजर वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने पर तैयार थी। थोड़ी देर बाद दोनों गुप्ता के सामने मौजूद थे। गुप्ता का शुमार रॉ के चोटी के अफसरान में होता था। वो फिल वक्त यूरोप के सारे डेस्क का इंचार्ज था और लंदन के भारतीय काउंसलेट में अपने दफ्तर जाकर बैठता था। वडेरा सोलंकी के लिए उसका नाम नया नहीं था, अलबत्ता मुलाकात पहली मर्तबा हो रही थी। गुप्ता ने उसका इस्तकबाल जबरदस्त मक्काराना मुस्कुराहट और बेपनाह गर्मजोशी के जरिए किया। दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त किया और गुप्ता मरने वाले सरबराह की अपने साथ दोस्ती को याद करके उसे खिराज तहसीन पेश करता रहा। वो सोलंकी से भी इसी नौयत की दोस्ती का ख्वाह था। मिस्टर गुप्ता, आपका बराह रास्त हमारे साथ ये पहला राब्ता है। चंद दिनों बाद आप मरने वाले को भूल जाएंगे। हम यारों के यार हैं और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए सिर्फ तैयार ही नहीं रहते, उसकी ताकत भी रखते हैं। वडेरा सोलंकी ने यह बात मैडम ललिता के हाथ से विस्की का जाम पकड़ते हुए बतौर खास उसकी आंखों में झांकते हुए कहा था। तीनों ने दोस्ती के नाम पर एक दूसरे से अपने जाम टकराए और गुप्ता ने उससे बिजनेस की बातें शुरू कर दी। उसने थोड़ी देर बाद ही वडेरा सोलंकी को बताया कि मैडम ललिता आपके लिए लंदन में गैर मुल्की बैंक में अकाउंट खोलेगी और एक खती रकम दोस्ती की पहली किस्त के तौर पर आज ही उसके अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी, या फिर वो जहां भी चाहे वहां पहुंचा दी जाएगी। गुप्ता ने कहा, वडेरा सोलंकी, हमें कुछ नौजवान दो, अपने जैसे बहादुर नौजवान। हम उन्हें खुद तरबियत देंगे। तुम्हारे ये डाकू दोस्त हर जगह काम नहीं आ सकते। हमें पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है, खूबसूरत लड़कियों की जरूरत है। हम उन्हें तुम्हारे बादशाहों के ऐवानों में पहुंचाकर उनके दिमाग दुरुस्त करवाना चाहते हैं। ये बात कहकर उसने जोरदार कहकहा लगाया। सोलंकी ने मुकम्मल बेगैरती का मुजाहरा करते हुए उससे भी ज्यादा बुलंद कहकहा लगाया। ब्राजील की कीमती विस्की उसके दिमाग को चढ़ने लगी थी और गुप्ता महसूस करने लगा था कि अगर वो कुछ देर और ललिता और उसके दरमियान हायल रहा तो सोलंकी फट जाएगा। उसने ललिता को मखसूस इशारा करने के बाद सोलंकी से जाने की इजाजत तलब की और उसे बताया कि अब वो रात यहीं आराम करे। सुबह उसे इत्मीनान से होटल पहुंचा दिया जाएगा। गुप्ता ने अब वहां होने वाली नाम नेहाद कॉन्फ्रेंस के खात्मे पर ही उससे अगली मुलाकात के लिए कहा था। उसने रुखसत होने से पहले वडेरा सोलंकी से बहुत से वादे किए थे। गुप्ता का दिल कह रहा था कि अगर इनमें से 25% वादों पर भी सोलंकी ने अमल कर दिखाया तो सरकार दरबार में उसकी मकबूलियत में कई गुना मजीद इजाफा हो जाएगा और वो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बेपनाह मसाइल पैदा कर देंगे। गुप्ता को दरवाजे तक रुखसत करने के लिए ललिता खुद गई थी। सोलंकी ने उठना चाहा, लेकिन ललिता ने उसे बड़े प्यार से सीने पर हाथ रख कर दोबारा सोफे में धंसा दिया। दोनों के कमरे से निकलने में वडेरा सोलंकी ने नदीदे बच्चों की तरह विस्की का सारा पैग 2-3 घूंटों से हलक में उंडेला और कपकपाते हाथों से उसे दोबारा भर लिया। ललिता वापस लौटी तो वो मुकम्मल फाहिशा बन चुकी थी। चंद मिनट में ही उसने शराब के नशे में धुत अकल के अंधे लिसानी पार्टी के सरबराह वडेरा सोलंकी को चारों शाने चित कर दिया। सोलंकी ने चंद रोज कयाम के बाद वापसी के लिए रख्ते सफर बांध लिया। इस दरमियान मैडम ललिता और रॉ ने उसकी इतनी जी जान से खिदमत की कि वडेरा सोलंकी तो उनका बंदा बेदाम बन गया। उसके गुमराह दिलो दिमाग ने उस पर यही बावर किया कि इन लोगों की दोस्ती के जरिए वो सारी जिंदगी महाराजों की तरह बसर कर सकता है और ये किरा बेपनाह असर रसूख और वसाइल की मालिक होने के सबब उसके छोटे से मुल्क को जब चाहे तोड़ सकती है। वडेरा सोलंकी ने इस विजिट पर न सिर्फ अपने गैर मुल्की अकाउंट 2 चंद किए, बल्कि लंदन के एक और मज़ाफाती इलाके में अपने लिए एक घर भी खरीद लिया। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके ऐसे घर दुनिया के कोने कोने में मौजूद हों
जहां सारा साल नौकरों की फौज उसकी आमद की मुंतजिर रहा करे और अय्याशी बदमाशी का सारा सामान उसे पलक झपकते में मयस्सर आ जाए। और ऐसे भयानक ख्वाब की ताबीर कम से कम उसके मकामी जराए पर इन्हिसार से तो मुमकिन नहीं थी। मकामी डाकू जिनकी वो पुष्ट पनाही करता था, उनके जरिए वो कभी इतनी दौलत इकट्ठी नहीं कर सकता था। उनसे हासिल करदा हराम कमाल आधे से ज्यादा तो उन्हीं पर खर्च हो जाता। पुलिस का मुस्तकिल भत्ता, मुतल्लिका थानों की खरीदो फरोख्त और आला सरकारी हुक्काम के अल्लों तलल्लों पर खर्च करने के बाद उसके पास बचता ही क्या था। बमुश्किल हासिल करदा आमदन का 25% और उसके दोस्तों से हासिल करदा तो 100% रकम उसकी अपनी थी। इस रकम का 20% खर्च करके वो मजीद 100% रॉ से ऐंठने का हकदार ठहरता था। इस मर्तबा तो गुप्ता ने उसे बड़ा शानदार आइडिया दिया था। उसने रुखसती पर होने वाली मुलाकात में सिगरेट का तवील कश खींचते हुए उससे कहा था, वडेरा सुलंगी, अब तुम देहातों से बाहर निकलो, शहरों का रुख करो, शहरों का। सुलंगी ने दबे दबे लहजे में कहा, लेकिन गुप्ता साहब, हमारे पास शहरों में काम करने वाले लोग नहीं हैं और यूं भी वहां का माहौल हमारे लोगों के लिए अजनबी होगा। गुप्ता बोला, वडेरा सुलंगी, हम किस रोज तुम्हारे काम आएंगे? तुम्हारे लिए यही बंदोबस्त तो मैं करने आया हूँ। वडेरा अपने 15-20 जवान हमारे हवाले कर दो। कराची, हैदराबाद और तुम्हारे मुल्क के दूसरे शहरों में हम तुम्हारा सिक्का जमा देंगे। जरा सोचो वडेरा सुलंगी, तुम अपने इलाके में बड़ी से बड़ी वारदात करवा कर क्या हासिल कर लोगे? महज चंद लाख रुपए। और बड़े शहरों से एक मोटी आसामी अगवा करके करोड़ों रुपए तावान हासिल कर सकते हो। हमारे दोस्त तुम्हारी हर तरह मुआवनत करेंगे। गुप्ता ने उसकी रगे हिर्स को बढ़ाते हुए कहा। वडेरा सुलंगी के मुंह में पानी आ गया। बोला, वाह साईं वाह, आप तो बड़े काम के बंदे हो साईं। मेरा तो दिमाग कभी नहीं गया इस तरफ। ये ठीक है, ऐसा ही होगा। मेरे पास हैं कुछ लड़के, भेज दूंगा, बस अब राब्ता रहना चाहिए। गुप्ता ने कहा, इसका इन्हिसार तुम्हारी कारकर्दगी पर है वडेरा सुलंगी। तुम हमारे पुराने दोस्तों के जानशीन हो, इसलिए हम ये दोस्ती निभा रहे हैं, वरना तुम तो जानते ही हो इससे आधी कीमत पर भी हम सब कुछ करवा सकते हैं। तुम्हारे मुखालिफिन हमसे राब्ता करते हैं, लेकिन जब तक हम जैसे लोग एजेंसी में मौजूद हैं उनकी दाल नहीं गल सकेगी। और वडेरा, तुम ये बात भी जहन में रखना कि हम भी हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे, तबादले होते रहेंगे। मुझे कहीं और भी भेजा जा सकता है और नया आने वाला इन बातों का ख्याल नहीं रखेगा। वो तो कारकर्दगी को देखेगा। अगर तुमसे अच्छा कारकर्दगी दिखाने वाला मिल गया तो वो उधर चला जाएगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ वडेरा कि तुम अपनी कारकर्दगी दिखाओ। अगले 1 माह में 2 बड़े धमाके करके दिखाओ, ये बहुत जरूरी है। गुप्ता ने मुस्कुराते हुए वडेरे के पांव ही जमीन से उखाड़ दिए। वडेरा सुलंगी ने थूक निगलते हुए कहा, साईं तुम बेफिक्र हो जाओ, 1 महीना तो बड़ी मुद्दत है, इसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम ये बताओ कि हमसे क्या उम्मीद रखते हो। और जवाब में गुप्ता ने उसे बता दिया कि रॉ क्या चाहती है। उसने कुछ मखसूस मकामात की निशानदही करने के बाद वहां धमाके करवाने, गाड़ियों की पटड़ियां उखाड़ने और बेगुनाह मुसाफिरों पर फायरिंग करके उन्हें बेमौत मारने और दहशत फैलाने का तकाजा किया। वडेरा सुलंगी ने उससे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए मैडम ललिता के मुताल्लिक दरियाफ्त किया था, जो कल से गायब थी। गुप्ता बोला, अरे वडेरा साहब, वो साली क्या है, जिस औरत की तरफ इशारा करोगे तुम्हारे पास पहुंचा दी जाएगी। बस एक बात का खास ख्याल रखना कि किसी से ज्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं। तुम्हारे लोग बड़े चालाक हैं। ये जो तुम्हारी ISI है ना, बड़ी खतरनाक है। इसे नजरअंदाज करने की कभी गलती न करना। यहाँ भी ये लोग तुम्हारी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं, मोहतात रहो। हमारी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं होगी जो तुम्हारे मुतल्लिक इन लोगों को किसी शक में मुब्तला करे। मैडम ललिता यहाँ की मशहूर औरत है, पब्लिक प्लेस पर वो तुम्हारे साथ नहीं घूम सकती। इस तरह तुम अपने लोगों की नजरों में आ जाओगे और हम ये नहीं चाहते। तुम भी एहतियात करना। गुप्ता ने उसे वार्निंग दी। इस लहजे में अगर उसके शहर का डिप्टी कमिश्नर भी उससे बात करता तो वडेरा सुलंगी कभी बर्दाश्त न करता। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसे गुप्ता की बात पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो फरमाबरदार नौकरों की तरह सर हिलाता रहा। सुलंगी ने मुल्क वापस पहुंचकर 3-4 बयानात बड़ी सख्त जबान में यके बाद दीगरे हुकूमत के खिलाफ जारी कर दिए, जिनमें हस्बे रिवायत अपने पेशरों के इल्जामात की तकरार की गई थी, जिनके मुताबिक हुकूमत उनके साथ अक़लियतों जैसा सलूक कर रही थी। उन्हें नौकरियां नहीं दी जाती, उनका सूबा पुलिस स्टेट बनकर रह गया है, सरकारी एहलकारों के हाथों किसी की इज्जत महफूज नहीं रही, एक साजिश के तहत उनकी जमीनों पर दूसरी कौमों के लोग काबिज हो रहे हैं, उनके हुकूक को बुरी तरह कुचला जा रहा है, वगैरह वगैरह। अपने कराची वाले महल में चंद रोज ठाठ से गुजारने और लंदन की अय्याशियों का इयादा करने के बाद वो बिलाखिर अपने गोठ में पहुंच गया, जहां अगले ही रोज उसने वड्डा साईं को मुलाकात के लिए तलब कर लिया।
वड्डा साईं अपने साहबजादे साईं लोग को भी इस मुलाकात पर बतौर खास अपने हमराह लेकर आया था। साईं लोग का हुलिया देखकर एक लम्हे के लिए तो वडेरा सोलंकी हैरान ही रह गया। उसने अंगूरी रंग का चोला पहन रखा था, आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे, जबकि दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठियों से भरी हुई थीं। शक्ल ही से वो छटा हुआ गुंडा दिखाई दे रहा था। वडेरा सोलंकी ने वड्डा साईं से गर्मजोशी से मुसाफा और फिर मौनका करते हुए मुस्कुराकर पूछा, ये क्या है बाबा? वड्डा साईं ने कहा, बस वडेरा, तुम्हारी मेहरबानी और अल्लाह साईं का करम है, मैंने साईं लोग को फकीरी लाइन में डाल दिया है। वडेरा, उधर शहर में बहुत लोग मानने लगे हैं इसे, नजदीक दूर के देहातों में भी इसकी कहानियां पहुंच रही हैं। वडेरा साईं, अब सियासत में आए हैं तो कुछ सियासत भी करना पड़ेगी ना, आप तो जानते ही हैं। उसने वडेरा सोलंकी की तरफ देखकर आंख दबाई। दोनों ने एक साथ कहकहा लगाया। सोलंकी ने साईं लोग से हाथ मिलाते हुए कहा, ठीक है सोनिया, ठीक है, बस काम होना चाहिए बाबा। साईं लोग ने कहा, वडेरा, काम तो ऐसा करूंगा साईं कि आप पिछले सारे काम भूल जाएंगे। मैंने तो बाबा साईं से कह दिया है कि तुम उधर गोठ को संभालो और मैं इधर शहर वालों को देखता हूँ। वडेरा, काम करने का मजा तो साईं अब आएगा। फिर उसने भी दोनों की तकलीद में कहकहा लगाया। 6-7 माह में वड्डा साईं ने अपने साहबजादे साईं लोग का स्टंट बड़ी कामयाबी से चलाया और उसके उल्टे सीधे अंदाजों ने शहर में पहले ही उसकी शोहरत बना रखी थी। जब से उसने चोला पहना था और महरूमी के शिकार उमराए शहर की टोलियां उसके पीछे लग गई थीं। साईं लोग को मुजरिमाना फितरत विरसे में अता हुई थी। उसने जैसे तैसे बीए पास करके उसको साइंटिफिक अंदाज से इस्तेमाल किया और देखते ही देखते अपनी जगह माशरे में बना ली। उसने कराची से अपने काम का आगाज किया और चंद माह बाद ही यहाँ की एक महंगी आबादी का बंगला खरीद कर वहाँ रंग बिरंगे झंडे लहरा दिए। गोठ से वड्डा साईं ने उसकी खिदमत के लिए 8-10 हारी मुस्तकिल उसके साथ लगा दिए। साईं लोग की शोहरत एक अल्लाह वाले की हैसियत से जंगल की आग की तरह फैलने लगी। उसके तालीम याफ्ता जराइम पेशा हम असरों ने साईं लोग की शोहरत को जानबूझकर एक मखसूस हल्के में फैलाया था। इसके लिए उन्होंने उस हल्के तक रसाई हासिल की थी और मुख्तलिफ हवालों से उन लोगों के कानों तक साईं लोग के असर रसूख की कहानियां पहुंचाई थीं। ये शहर के शुरफा का हल्का था, जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बेगमात, शोबिस के लोग, ताजिर और आला हुकाम शामिल थे। ये सब अपनी ख्वाहिशों के गुलाम इंसान नुमा दरिंदे थे। इनकी महरूमियां खत्म होने में नहीं आती थीं। इन्होंने जहन्नम की आग से अपने पेट भर लिए थे। कोई दम जाता था जब इनके पेट फट जाते, लेकिन इनकी हवस ठंडी नहीं पड़ती थी। वो हर लम्हा हर पल बड़े बड़े महल्लात में रहने वाले, मुसल्ला पहरेदारों की हिफाजत में जिंदगी बसर करने वाले, माशरती और मौसमी जबर से बेनियाज और अपनी फिरौनियत में मस्त ये इंसान नुमा भेड़िए अंदर से बड़े ही बुज़दिल थे। इन सबको मखसूस खौफ लाहक था। करोड़पति ताजिर जो दिन रात बेबस बेकस और जबरदस्ती जिंदगी की डोर से बंधे अवाम को दिन रात लूटते रहे थे, लेकिन उन्हें हर लम्हे ये खौफ लाहक रहता था कि कहीं कोई ऐसा बंदा खुदा उनके शहर में ना जाए जो उनकी हराम की कमाई पर कदगन लगा दे और उनकी तिजोरियों और पेटियों से हुकूमत और अवाम से लूट कर जमा करने वाला माल निकलवा ले। शोहरत के उफक पर जगमगाते शोबिस के सितारों को हर लम्हे यही धड़का लगा रहता था कि कहीं शोहरत की बुलंदियों पर उड़ती उनकी पतंग की डोर कट गई तो उनका क्या बनेगा। खूबसूरत जिनसी बिल्लियां जो बज़ाहिर शरीफ जादियों के रूप में माशरती गैरत पर बड़ी कामयाब नकब लगाए हुए थीं, रात की तन्हाइयों में अपने आरामदेह पलंगों से अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठती और ये खौफ उनकी जान को आ जाता कि जब उनका शबाब ढल गया तो उनका क्या होगा। तब उनके ये आशिक जो अपने हवस की आग में अंधे होकर उनके तलवे चाटने पर आमादा हो जाते हैं, शायद इन पर थूकना भी पसंद न करें। अरबों की नाजायज आमदन से महल्लात तामीर करने वाले सरकारी अहलकारों और आला हुकाम को ये फिक्र दामनगीर रहती थी कि जल्द या बदेर उनके काले करतूत बेनकाब हो जाएंगे और उन्हें अगले पिछले सारे हिसाब चुकाने पड़ेंगे। फिर कौन इनका वाली वारिस बनेगा। शहरों को बाप की जागीर और बेचारे अवाम को अपनी रियाया समझकर दिन रात दोनों हाथों से लूटने वाले कानून के मुहाफिजों की जान को एक ही खौफ आया रहता था कि अगर उनके बड़ों ने कभी उनका तबादला यहाँ से वहाँ या फिर वहाँ से यहाँ कर दिया तो उनका क्या बनेगा। ये सोने की कानें जिन पर वो सांप बनकर बैठते हैं किसी और के कब्जे में चली जाएंगी और उनकी अवाम के बिखरे हुए जलसे जुलूसों को रोकने या फिर मनसबदारों के बच्चों और बेगमात की हिफाजत पर मामूर कर दिया जाएगा। ये खौफजदा लोग थे, अपने साए से सहम जाने वाले, अपने नफ्स और ख्वाहिशात के गुलाम। इन्होंने इस खौफ से वक्ती निजात हासिल करने के लिए अपने ऊपर तह दर तह गिलाफ ओढ़ रखे थे।
यही खौफ था जो इन मुहज्जब लुटेरों को एक दूसरे के दस्तोबाजू बने रहने पर मजबूर करता था। वो एक दूसरे का बादल नखास्ता सहारा बने हुए थे। करप्ट सियासतदान करप्ट ब्यूरोक्रेसी से ताउन करते थे कि उनके जरिए अपने नाजायज मुतालबात पूरे करवाते रहें, और करप्ट ब्यूरोक्रेट बेजमीर सियासतकारों की स्याहकारियों पर पर्दा डाले रखते थे कि उनके अपने काले करतूत सामने न आ जाएं और उनके पेट का जहन्नम भी आसानी से भरता रहे। उनकी रूहों को हरामकारी का कोड लग गया था। बज़ाहिर चमकते दमकते चेहरों को अपने जिस्मों पर सजाने वाले इन बीमारों को हर वक्त एक ऐसे मालिज की जरूरत रहती थी जो उन्हें झूठी तिफिल तसल्लियां दिए रखे। और साईं लोग जैसे जराइम पेशा वहशी इनके बेहतरीन मालिज थे। वो अपने हर गाहक की जरूरत पहचान कर उसका सौदा करते थे। उनकी एक जरूरत को पूरा करते अपने बहुत से उल्लू उनके जरिए सीधे कर लिया करते। साईं लोग इन तमाम हरामकारों का बाप था। वो उन्हें एक दूसरे का खौफ दिलाकर अपना मामला सीधा रखता था। वो एक बड़ा माहिर नफ्सियात था। उसे उनकी रग रग से आगाही थी। किसी अफसर की नजर किस प्लॉट पर है, किस बेगम की नजर किस अफसर पर है, किसी अफसर के तबादले को रोकने का किसे और तबादला करने का किसे इख्तियार है, किसकी बेटी किसके बेटे के साथ और किसका बेटा किसकी बहू के साथ नाजायज मरासिम रखता है। उसे इन तमाम मामलात की खबर रहती थी। उसने उन लोगों की मदद से उनके घरों के अंदर अपना जासूसी का जाल बड़ी कामयाबी से बना दिया था। अफसर आला साईं लोग के पास अपनी बेगम और बेगम अफसर आला का कच्चा चिट्ठा खोल जाती। दोनों इस फरेब में मुब्तला रहते कि साईं लोग उनका हमदर्द है, लेकिन दोनों इससे लाइल्म थे कि वो सिवाय अपने और किसी से मुखलिस हो ही नहीं सकता। जिस्म फरोशी से ईमान फरोशी तक होने वाले धंधों पर उसकी गहरी नजर थी। इन धंधों में वो अक्सर पेशतर किसी न किसी मकाम पर कोई न कोई रोल अदा कर रहा होता था, लेकिन इस खेल के किसी कैरेक्टर को इल्म नहीं हो पाता था कि साईं लोग भी उनके दरमियान कहीं मौजूद है।